हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे एडवर्ब का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा था कि एडवर्ब क्या होती हैं, एडवर्ब के टाइप्स और कुछ रूल्स। इस पार्ट में हम बचे हुए रूल्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे 6th रूल से। ये रूल कहता है कि वेरी इज़ यूज्ड विद अ पॉजिटिव डिग्री एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो भाई पॉजिटिव डिग्री तो हम समझ गए हैं, एडजेक्टिव्स हम पढ़ लिए हैं, और एडजेक्टिव में हमने सीखा है जहाँ पे एक केस होता है, जैसे कि वाइज, जैसे कि स्मार्ट, जैसे कि बिग, है ना। ये सारी डिग्रीज क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव डिग्री। तो जहाँ भी हमें पॉजिटिव डिग्री दिखेगी हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वेरी। और दूसरी क्या जगह है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमने वर्ब वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी मुझे यूज़ करना है। पहली बात तो पॉजिटिव डिग्रीज के साथ, और दूसरी बात प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, ठीक। और मच का प्रयोग करना है हमें कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जहाँ पे दो केसेस हों, जहाँ पे मैं क्या बोलूँ? वाइजर, बिगर, स्मॉलर, है ना, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मच। और दूसरी कंडीशन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री हो और आईएनजी फॉर्म हो तो वेरी, और अगर कंपैरेटिव डिग्री हो या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या लगाएंगे? मच। जैसे कि शी इज़ वेरी वाइजर देन हर सिस्टर। तो वाइजर कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें क्या लगाना है? मच। तो यहाँ पे वेरी गलत है, क्या आएगा? मच, ठीक। सेकेंड, शी इज़ वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। अब देखिए यहाँ पे एक ही केस था, शी की बात कर रहे हैं, और शी कैसी है? थकी हुई, टायर्ड। तो जहाँ पे एक केस होता है जहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम? वेरी। तो ये एकदम ही करेक्ट सेंटेंस है, ठीक। थर्ड देखिए, इट इज़ अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर। और अभी हमने बोला वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ क्या लगेगा? वेरी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या लगेगा? वेरी। तो हाँ जी, इंटरेस्ट जो है वो वर्ब भी होती है, और उसमें आईएनजी लगा के हमने वर्ड बनाया इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? वेरी। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि शी इज़ मच मोर इंटरेस्टेड देन यू आर, तो यहाँ पे मैंने कौन सी डिग्री इस्तेमाल कर ली? कंपैरेटिव डिग्री, और इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? मच। पहली बात। और दूसरी बात, इंटरेस्टेड ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ना। तो याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी, और कंपैरेटिव डिग्री पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच। सिंपल इनफ। हम देखते हैं हमारा 7th रूल, जो कहता है सो एंड टू मस्ट नॉट बी यूज्ड विदाउट दैट एंड टू रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जोड़े में आती हैं। जोड़े में आती हैं का क्या मतलब? अगर सो लिखा है तो आगे दैट लिखना पड़ेगा, और टू लिखा है तो आगे टू लिखना पड़ेगा, और ये हमेशा ही फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं ना तो हम कहते हैं सो का मतलब है यहाँ पे इतना। अच्छा, ये बीच में मैंने डॉट डॉट्स क्यों बनाए हैं? कि बीच में दूसरे वर्ड्स भी आएंगे। जैसे पहला, दिस पोएट इज़ सो गुड, ये पोएट इतना अच्छा है। सो का मैंने ट्रांसलेशन क्या किया? इतना। अब इतना बोल के मैं छोड़ सकती हूँ क्या कि ये पोएट इतना अच्छा है ना? नहीं, की। तो इस की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट। तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा अगर मैंने फर्स्ट हाफ पे रोक दिया तो यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। वो पोएट इतना अच्छा है कि मैं उन्हें पूरा दिन पढ़ सकती हूँ। समझ में आया? तो सो के बाद दैट आएगा। अच्छा, ऐसा इंटरचेंज नहीं कर सकते है ना कि टू के बाद दैट लगा दो, सो नहीं। इतना अच्छा है कि मैं उसे पूरा दिन पढ़ सकती हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड। इतना गर्म है ना, बाहर नहीं जाया जा सकता। तो ये जो टू है इसके बाद क्या आया? टू। अब याद रखिए, जहाँ भी मुझे फेवरेबल केस देना हो वहाँ पे सो दैट, और जहाँ भी थोड़ा नेगेटिव केस देना हो, अनफेवरेबल केस देना हो, वहाँ पे टू और टू, ठीक है। जैसे मैंने कहा यू आर टू स्मार्ट टू ट्रस्ट हर अगेन, है ना, तुम इससे तो ज़्यादा स्मार्ट हो कि तुम उसे वापस ट्रस्ट करो। तो ये टू और फिर टू। यू आर टू स्मार्ट दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट हर अगेन। अगर ऐसा लिख दूँ तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर टू आया है तो फिर TO2 आना ही ज़रूरी है। 4 देखिए, शी इज़ टू हेल्दी। तो अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर बहुत बोलना हो तो क्या लगाना पड़ेगा?
वेरी, और ऐसे में टू लिख के नहीं छोड़ सकती। हालांकि अगर मैं कोई सेंटेंस टू से एंड करती हूँ, शी इज़ हेल्दी टू, तो ये वाले टू का मतलब हो जाता है भी, ऑल्सो। तो ये अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो चल जाता है ना। कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोलते हैं आई लव यू, सामने से आता है मी टू, चलेगा। भी है ना, मैं भी कर रही हूँ, मुझे भी, जो भी। तो ये वाला टू एक्सेप्टेड है जो लास्ट में आए, बीच में TOO अकेला नहीं आता। करेक्ट। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। जो हमारा 8th रूल है वो कहता है रादर और फेयरली आर यूज्ड फॉर द सेम मीनिंग। दोनों का इस्तेमाल सिमिलर सेम मीनिंग के लिए किया जाता है, जिसका मतलब है मॉडरेटली या एवरेजली। मॉडरेटली या एवरेजली को हिंदी में मैं क्या बोलूँगी, सामान्य रूप से, है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नहीं, सामान्य रूप से। बट क्या सीखा मैंने कि रैदर और फेयरली दोनों का मतलब एक है, तो बस यूजेज डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है भाई, कि फेयरली जो है ना उसे फेवरेबल केसेस में यूज़ किया जाता है और रैदर जो है उसे अनफेवरेबल केसेस में। अब इसे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की बजाय जो हम वर्ड्स यूज़ करेंगे ना वो है फेवरेबल और अनफेवरेबल। मतलब कोई बात अगर आपके हित में हो, अच्छी हो आपके लिए, तो फेवरेबल कहो उसको, और हित की ना हो तो अनफेवरेबल कहो उसको। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, एफ से फेवरेबल, एफ से फेयरली, है ना। तो जो फेवरेबल है उसके साथ फेयरली आएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, शी इज़ फेयरली रादर इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज़ फेयरली रादर स्टूपिड। अब बताइए, इंटेलिजेंट होना फेवरेबल है या अनफेवरेबल? ऑफकोर्स फेवरेबल, तो यहाँ क्या आएगा, फेयरली। बट स्टूपिड होना अनफेवरेबल, इसीलिए रादर। राइट, ये SSC में पूछा गया सवाल है। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो कहता है, इट इज़ फेयरली रादर कोल्ड इन हियर, प्लीज़ शट द विंडो। अब मुझे समझना है कि जो भी बोल रहा है ना उसको ठंड लग रही है, तो मुझे ये समझना है कि जो भी कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक सामान्य रूप से ठंडा है, प्लीज़ शट द विंडो। क्यों? क्योंकि उसे ठंड लग रही होगी। तो ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, रादर। ठंडा है ना, ठंड लग रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रैदर, ना कि फेयरली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, रादर और फेयरली के बीच में डिफरेंस। ठीक, हम बढ़ते हैं 9th रूल की तरफ, जो कहता है कि एनी एडवर्ब कैन बी रिटन इन बोथ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट टू इट। मतलब कोई भी एडवर्ब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की भी हो सकती है। कैसे? मोर और मोस्ट लगा के। तो जो हमने एडजेक्टिव्स के लिए सीखा था कि अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव लगाना है तो मोस्ट, मल्टीसिलेबल वर्ड्स के साथ। तो हर एडवर्ब के साथ हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। जैसे हमने लिखा, शी रन्स क्विकली दैन मी। अब यहाँ पे 2 केस हो गए, एक वो और एक मैं। और मैं क्या कह रही हूँ, वो मुझसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। तो ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, कौन सा केस आना चाहिए, कंपैरेटिव, क्योंकि 2 केसेस हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं, मोर क्विकली दैन मी। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, है ना, शी रन्स मोर क्विकली दैन मी। थर्ड देखते हैं, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुली सेड थिंग आई हैव एवर हर्ड। या तो मैं बोलती मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग तो भी चल जाता। मैंने क्या लिखा, मोस्ट, फिर मैंने लिखा ब्यूटिफुल, और फिर मैंने लिख दिया थिंग। तो ये जो ब्यूटिफुल है ये मैंने किसके लिए यूज़ किया, थिंग के लिए। तो ये एक नाउन हो गया, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। तो इसका सुपरलेटिव कैसे बना लिया, मोस्ट ब्यूटिफुल बोल के। पर यहाँ पे बीच में एक और वर्ड है, वो है सेड। सेड क्या है भाई, वर्ब। वर्ब के लिए क्या लगेगी, एडवर्ब। इसीलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, ब्यूटिफुली। बट इसका भी हमको सुपरलेटिव बनाना था, है ना। कैसे कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर कही गई बातों में से एक है, राइट। तो हमने क्या लगा दिया, मोस्ट, और ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे हम एडजेक्टिव्स के डिग्रीज बनाते हैं वैसे ही एडवर्ब की डिग्रीज भी बनती हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारा 10th नंबर का रूल है ये थोड़ा मगअप करने वाला है, रटने वाला है, याद रखने वाला है। क्या कहता है ये, एज मतलब क्या होता है भाई, जैसे, है ना। एज कैन नॉट बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द वर्ब्स। मतलब हर वर्ड के साथ, हर वर्ब के साथ हम एज का प्रयोग नहीं कर सकते।
सम वर्ब्स विद विच एज इज़ यूज्ड, मतलब कुछ एक डेफिनेट सेट ऑफ वर्ब्स है जिनके साथ हमेशा एज यूज़ होगा, और एक डेफिनेट सेट ऑफ वर्ब्स है जिसके साथ कभी भी एज यूज़ नहीं होगा। क्यों, वो हम समझते हैं अभी। जैसे पहला वर्ड है रिगार्ड। रिगार्ड मतलब मानना। डिस्क्राइब हमें पता है। डिफाइन, डिफाइन मतलब किसी बात की परिभाषा देना, है ना। ट्रीट करना मतलब व्यवहार करना। व्यू मतलब देखना, नो मतलब जानना। तो ये सारी जो वर्ब्स है ना, इनके साथ हमेशा ही हम एज लगाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा आई रिगार्ड हर माई मदर, तो मैं उन्हें अपनी माँ की तरह मानता हूँ, माँ के जैसे मानता हूँ। तो ये जैसे बोलना ज़रूरी है। आई रिगार्ड हर एज माई मदर, और ये सेंटेंस अब करेक्ट हुआ। ठीक है। डिस्क्राइब्ड एज, डिफाइंड एज, हमेशा ही जब हमें कोई डेफिनेशन देनी होती है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, डिफाइंड एज। दिस इज डिफाइंड एज, है ना। कि हमने कहा भाई कॉमन जेंडर को हमेशा मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो कॉमन जेंडर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज, है ना, की तरह, के जैसे बोलना ज़रूरी है मैस्कुलिन जेंडर, अनलेस वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट विमेन। ये हमने पढ़ा था नाउन में। सेम केस व्यू के साथ है और नो के साथ भी है। ठीक है। दिस इज़ नोन एज, दिस इज़ नोन एज, हमने पढ़ा कि कालिदास इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये इन वर्ड्स के साथ हमेशा ही हमें एज लगाना है। और कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको हमेशा ही हम एज के साथ नहीं लिख सकते, मतलब कोई भी केस हो, है ना, इनके साथ कभी भी एज नहीं आता। जैसे कि नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, मेक, चूज़। एक बात समझिए, ये जितनी भी चूज़ करने वाली वर्ब्स है ना, जैसे कि बनाया गया, चूज़ किया गया, इलेक्ट किया गया, है ना, नेम किया गया, तो क्या होता है कि एज का क्या मतलब होता है। जैसे अगर मैंने ये सेंटेंस बोला कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द हाउस कैप्टन, मतलब उसे हाउस कैप्टन जैसे बनाया गया, अरे नहीं, उसे हाउस कैप्टन बनाया गया, तो यहाँ पे एज की ज़रूरत नहीं है। इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ब्स के साथ हम कभी भी एज नहीं लगाएंगे। शी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट सिंगर इन बॉलीवुड, तो उसे बेस्ट सिंगर माना ही जाता है, बेस्ट सिंगर की तरह माना जाता है का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे बहुत ही मन कर रहा है ना लगाने का कंसिडर्ड के साथ, तो मैं क्या लगाती हूँ, टू बी। शी इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सिंगर इन बॉलीवुड, ये करेक्ट है। ठीक। फोर्थ है ही वॉज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी। अब वही बात, सेक्रेटरी की तरह इलेक्ट हुआ है कि सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ है, सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ भी एज की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा डेफिनेशन बोलते हुए, जैसे हम बोलते हैं ना डिफाइंड एज या नोन एज, वो लोग बोलते हैं कॉल्ड एज, और ये बहुत बड़ी गलती है। प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। कॉल के साथ एज का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे बुलाया जाता है, या एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन। इस नाउन की तरह बोला नहीं जाता, हर नेमिंग वर्ड नाउन ही बोला जाता है। समझ रहे हैं आप, एज की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ भी जाएंगे कि किसके साथ एज लगना चाहिए और किसके साथ नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। जो रूल्स थे हमारे वो यहीं तक थे। एक छोटा सा नोट है और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमने अभी सीखा था भाई कि दो नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज या दो नेगेटिव वर्ड्स या एक नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरे किसी नेगेटिव वर्ड की जगह नहीं होती, है ना। अब आप ये देखिए, सेल्डम और नेवर मतलब मुश्किल से होता है या कभी नहीं होता, नेवर मतलब कभी नहीं। एवर और सेल्डम साथ में लिखे हैं यहाँ पे, ये भी चलेगा। सेल्डम इफ़ एवर, अगर कभी होता है तो बहुत मुश्किल से, ये दोनों कैसे हैं, करेक्ट। पर अगर आप समझिए, अगर मैं लिख दूँ सेल्डम इफ़ नेवर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्लॉज में दो नेगेटिव वर्ड आ गए। यहाँ बीच में हमने क्या लिख दिया है, और मतलब क्या होता है, या, मतलब या तो ये या तो ये, तो दोनों नेगेटिव में से चूज़ तो एक ही हो रहा है, इसलिए ये चल जाएगा। यहाँ तो एक ही नेगेटिव है तो ये भी चल जाएगा। समझ रहे हैं आप। पर सेल्डम और एवर ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, सेल्डम और नेवर। आपको ये याद रखना है, और लॉजिक मैंने बता दिया कि दो नेगेटिव चीज़ें साथ में नहीं आएंगी। जैसे लिटिल भी नेगेटिव, नथिंग भी नेगेटिव, पर बीच में क्या लगा है, और मतलब या, तो ये चल जाएगा। लिटिल इफ़ एनीथिंग, अगर है भी तो ना के बराबर, ये भी चल जाएगा। ठीक है। पर अगर मैं बोलूँ लिटिल और एनीथिंग तो
नहीं चलेगा, या लिटिल इफ नथिंग, क्या लिखूँ मैं, लिटिल इफ नथिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? बेसिकली याद रखने की चीज़ इतनी ही है, ये कई बार पूछा गया है ना, ऐसा एक्सप्रेशन ही आ जाता है जो गलत लिखा होता है। तो याद रखने की चीज़ क्या है कि दो नेगेटिव वर्ड्स को साथ में यूज़ नहीं करना, और ये सिर्फ एडवर्ब नहीं, ये हर जगह का रूल है। ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस, जहाँ पे एक ही चीज़ के लिए हम दो शब्द लगा देते हैं, राइट? तो आप याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो कुछ समझने की चीज़ें हैं वो नोट्स जैसी चीज़ें हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो ly से ख़त्म हो रहे होते हैं, तो हमें लगता है एडवर्ब है, पता चला वो एक्चुअली नाउन है। तो यही कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो हम एक बार क्लियर कर लेंगे तो बाद में एरर स्पॉटिंग वगैरह में हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट? तो चलिए पहला नोट देखते हैं। पहला नोट कहता है कि हार्ड एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी। अब एडजेक्टिव कब होगा? जब नाउन को क्वालिफाई कर देगा। एडवर्ब कब होगा? जब एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई कर देगा, राइट? हार्ड इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव केसेस। अफर्मेटिव केसेस मतलब अच्छी बात है, हार्ड मतलब कड़ी मेहनत, है ना? ही इज़ वर्किंग हार्ड या ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल बिकॉज ही हैज़ डन वेरी हार्ड वर्क बिफोर। हार्ड वर्क बोलते हैं ना अपन, मतलब कड़ी मेहनत। अच्छा वर्ड है ये, पॉजिटिव वर्ड है। और हार्डली कैसी एडवर्ब है? नेगेटिव। हम इतना तो समझ ही गए। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, दिस मैट्रेस इज़ हार्ड। तो मैट्रेस क्या है भाई? नाउन। हार्ड मतलब कड़क है, ठीक है, तो अच्छी नहीं है, मुलायम नहीं है। दिस मैट्रेस इज़ हार्ड, तो मैट्रेस के लिए मैंने क्या लगाया? हार्ड, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सिंपल। सेकेंड देखिए, दिस हार्डली मैटर्स एनी मोर, कि अब तो मैटर ही नहीं करता है ना और ज़्यादा। तो हार्डली कैसी है? नेगेटिव एडवर्ब। मैंने क्या ट्रांसलेशन बोला? मैटर ही नहीं करता, है ना, मुश्किल से थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो ये हार्डली कैसा है? नेगेटिव। ही वर्क्स हार्ड, अब देखिए कैसी मेहनत करता है? हार्ड। तो ये हार्ड मैंने किसके लिए लगाया? वर्क्स के लिए। वर्क खुद में क्या है? नाउन, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। यहाँ पे हार्ड क्या था? एडजेक्टिव। और यहाँ पे हार्ड क्या है? एडवर्ब। पर हार्डली जो है वो क्या है? एडवर्ब। और कैसी एडवर्ब है? नेगेटिव, है ना? ही हार्डली वर्क्स, करेक्ट। इट इज़ अ पिटी दैट आर लीडर्स आर मिसयूजिंग आर हार्डली अर्नड मनी। देखिए ये RBI 2013 में पूछा गया। ये एक शर्म की बात है, दया की बात है, दैट आर लीडर्स, हमारे जो लीडर्स हैं वो मिसयूज़ कर रहे हैं हमारा हार्डली अर्नड मनी या हार्ड अर्नड मनी। पॉजिटिव बोलना है ना, मुश्किल से कमाया गया पैसा, तो हार्डली नहीं, हार्ड, करेक्ट। तो मैं वही बोल रही थी आपको कि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इसीलिए हमें लगता है कि एडवर्ब जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ठीक, एक और बात जो आपको याद रखने की है कि हमने ये सीखा था कि हम हमेशा मैनर, प्लेस और टाइम वाली एडवर्ब रखते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। पर ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये देखिए मैंने कहाँ रखी है? वर्ब के पहले। कहाँ रखी है? वर्ब के पहले। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा। और अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकेंड नोट कि लाउडली और अलाउड आर बोथ एडवर्ब्स। मतलब हमको ऐसा लगने लगता है कि जो ly में ख़त्म हो रहा है वही एडवर्ब है, ऐसा नहीं होता। और अलाउड एडजेक्टिव नहीं है, अलाउड भी क्या है? एडवर्ब। ठीक। डोंट टॉक लाउडली, तेज़ मत बोलो। शी रेड द चैप्टर अलाउड, तेज़ तेज़ पढ़ा, ज़ोर से पढ़ा, है ना। शी रेड द चैप्टर अलाउड। तो लाउडली और अलाउड दोनों क्या हैं? एडवर्ब्स। आई बात समझ में? डिफरेंस क्या है? लाउडली मतलब वॉल्यूम में तेज़, और अलाउड मतलब मन में नहीं पढ़ा, बोल के पढ़ा, ज़ोर ज़ोर से पढ़ा कि दूसरों को भी आवाज़ आई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नोट की तरफ। और थर्ड नोट कहता है जो लेट है ना वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। जैसे कि शी सेज शी इज़ बीन फीलिंग टायर्ड लेटली, आई थिंक शी इज़ वर्किंग टू मच। अच्छा, लेटली तो एडवर्ब है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, इन दिनों, आजकल। ठीक, लेटली का मतलब आजकल, इन दिनों, रिसेंटली। तो वो कहती है कि वो आजकल टायर्ड फील कर रही है। आई थिंक शी इज़ वर्किंग टू मच, है ना, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा काम कर रही है। एकदम करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे
लेटली का क्या मतलब, रिसेंटली, है ना। क्या बता रहे हैं, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो कहाँ रखा है हमने, ऑब्जेक्ट के पीछे, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड लेटली, ही हैज़ गॉट एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द मंथ। इन दिनों वो कैसा पढ़ रहा है, हार्ड, स्टडिंग हार्ड। क्यों, क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं इस मंथ के एंड पे, ये भी एकदम करेक्ट। थर्ड देखें, वी हैड अ लेट ब्रेकफास्ट, ठीक, आज मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया। अब ब्रेकफास्ट क्या है, नाउन, कैसा था ब्रेकफास्ट, लेट, तो यहाँ पे लेट क्या हो गया, एडजेक्टिव, सिंपल इनफ। और अगर मैं सेंटेंस बोलूँ दैट शी इज़ रनिंग लेट, मतलब वो लेट चल रही है, लेट आ रही है, तो ये तो एक वर्ब हो गई। वर्ब के लिए मैंने क्या लगाया, लेट, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब। पर यहाँ पे लेटली नहीं आएगा, है ना, लेटली गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेक्ट शब्द है, लेट। आई समझ में। तो लेट एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है, और लेटली केवल एक एडवर्ब है, करेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो हमारा फोर्थ नोट क्या कहता है भाई, कहता है कि हर एडवर्ब ly से खत्म हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो कि ly से ख़त्म नहीं हो रही हैं, जैसे फास्ट, कभी भी फास्टली नहीं होता। अगर बोलो कि रन फास्टली, तो ये कोई शब्द नहीं है, ठीक। स्ट्रेटली, आउटराइटली नहीं, आउटराइट, है ना। ही टॉक्स स्ट्रेट, स्ट्रेटली नहीं, तो ये सेंटेंस सही है। अगर मैं बोलूँ स्टे क्वाइटली तो गलत हो जाएगा, स्टे क्वाइट तो सही है। हार्डली मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि आपको हार्ड और हार्डली के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर हो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट और लेटली हमने अभी पढ़ा। हाईली नहीं होता, हाई, सेफली नहीं, सेफ, और क्वाइटली भी नहीं। रीच होम सेफ, सेफली नहीं। दिस मैट्रिक्स इज हार्ड, अभी हमने सेम एग्जाम्पल लिया था। और ही हार्डली वर्क्स, सो दैट आपको दोनों में रिलेशन बिठाने में ईजी हो। और हमने ये भी देख लिया कि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो वो कहाँ लगती है, वर्ब के पहले, सिंपल इनफ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ हम कुछ और ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को देखेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट 2 नोट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये 5th नंबर का जो नोट है वो क्या कहता है कि मैनली, मास्टरली, स्लोवनली, मंथली, वीकली, सिकली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, ये सब किससे खत्म हो रहे हैं, ly से। और ये एडवर्ब्स नहीं हैं, ये क्या हैं, एडजेक्टिव, है ना। और इन्हें एडवर्ब नहीं समझना है हमें। तो जैसे मैंने लिखा है, ही इज़ वेरी मैनली, मतलब लड़कों की तरह, है ना, मर्दाना। सो मैनली मैंने किसके लिए लगाया है, ही के लिए। ही एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए जो हम लगाएंगे वो क्या होगा, एडजेक्टिव, है ना। अगर मुझे इसकी एडवर्ब लगानी हो, इसकी एडवर्ब लगानी हो, तो मैं बोलूँगी ही बिहेव्स इन मैनली मैनर। तो मैनर क्या है, नाउन, नाउन के लिए मैं एडजेक्टिव लगा सकती हूँ, और मैनली क्या है, एडजेक्टिव, ये चल जाएगा। बट ही बिहेव्स वेरी मैनली, ये नहीं होगा, है ना। सेकेंड, द सेलर्स लुक टू मी ग्रोस एंड स्लोवनली, स्लोवनली मतलब गंदे, अनटाइडी, डर्टी, है ना। तो अगेन सेलर्स के लिए मैंने बोला कैसे दिख रहे थे, ग्रोस एंड स्लोवनली, एकदम करेक्ट। फ्रेंडली पीपल गेट अलॉन्ग विद एवरीवन, तो ये फ्रेंडली मैंने किसके लिए लगाया, पीपल के लिए। पीपल क्या है, नाउन, है ना। ही बिहेव्स इन फ्रेंडली या ही बिहेव्स फ्रेंडली, ये गलत हो जाएगा। ही बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, ये सही होगा, राइट। ऑर्डरली थिंग्स, थिंग्स भी क्या है, नाउन, आर ऑलवेज इम्प्रेसिव। तो आप याद रखिए ये जो सारे ly वाले वर्ड जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये क्या हैं, सारे एडजेक्टिव्स, ना कि एडवर्ब्स। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। लास्ट जो नोट है हमारा वो क्या कहता है कि कावर्ड एंड माइजर, ये नाउन्स हैं, कावर्डली एंड माइजरली एडजेक्टिव्स हैं। और जो मैंने ऊपर बोला, मैनर, इन अ कावर्डली माइजरली मैनर, यूज़ की जाती हैं एडवर्ब्स की तरह, ठीक। कावर्ड मतलब कायर, माइजर मतलब कंजूस, कायर और कंजूस। जैसे मैं बोलूँ कि ही बिहेव्स कावर्डली, तो अब पढ़ने में तो सही लग रहा है, जम रहा है, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के लिए क्या लगानी है, एडवर्ब, पर ये एडवर्ब है ही नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया,
गलत, ही बिहेव्स इन कावर्डली मैनर, अब सही हुआ। ठीक, जैसे मैं बोलूँ ही इज़ अ कावर्डली पर्सन, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कावर्डली क्या है? एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसके लिए लगता है? नाउन के लिए। और पर्सन क्या है? नाउन। एकदम करेक्ट है। आई समझ में बात? जैसे मैं बोलूँ कावर्ड पीपल, नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? कावर्डली पीपल। क्यों? क्योंकि ये नाउन है। नाउन के लिए मुझे क्या लगानी है? एडजेक्टिव लगाना है। सिंपल इनफ। वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनली, इनकरेक्ट। क्यों? अगेन मैनली हमने अभी पढ़ा, क्या है? एडजेक्टिव। और फेस करने के लिए लगाया है मैंने, कैसे फेस करना चाहिए? मैनली नहीं, वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मैनफुली, अब सही है, या इन मैनली मैनर, वो भी सही होता। आई बात समझ में? तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें याद रखिएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, प्रोनाउन, जो भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको उनके बीच में ना डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी जो एरर्स हैं ना उन्हें आप सही तरीके से डिटेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ हमारे रूल्स और नोट्स खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हमें एग्जाम्स में कैसे हेल्प करेगा। तो कुछ एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आइए सॉल्व करते हैं साथ में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर मनी, कहाँ पूछा गया? SSC CGL Tier 2। उसने उससे केवल उसके पैसों के लिए शादी की, ये बोलना चाह रहा था। अब मुझे बताइए, हमने ओनली के बारे में पढ़ा था कि जिस भी वर्ड को हमें क्वालिफाई कराना होता है हम उसके जस्ट पहले क्या लिखते हैं? ओनली। तो ये सिर्फ मैंने किसके लिए लगाया है? पैसे के लिए। तो ओनली कहाँ आना चाहिए? पीछे। ही मैरिड हर ओनली फॉर हर मनी, है ना? तो करेक्ट प्लेस क्या होगी? ओनली की फॉर के पहले। सिंपल। सेकेंड देखते हैं, हार्डली ही हैड एंटर्ड द बिल्डिंग, मुश्किल से वो अंदर घुसा ही था बिल्डिंग में जब सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन किया, कॉल्ड एंड इन्फॉर्म्ड हिम, फ़ोन किया, आवाज़ दी, एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड लेफ्ट हिज कार डोर ओपन इन द पार्किंग लॉट, कि उसने अपनी कार का डोर पार्किंग लॉट में कैसे छोड़ दिया है? ओपन। कहाँ का क्वेश्चन है ये? बैंक PO का। और इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए था कि अगर नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और सब्जेक्ट बाद में। तो करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? हार्डली, हैड, ही, ऐसे। सिंपल इनफ। द थर्ड वन, सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज व्हेन आई सॉ हिम, SSC CHSL। जो मैं कह रही थी, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि एडजेक्टिव कहाँ लगता है, एडवर्ब कहाँ लगता है, किसकी क्या फॉर्म होती है। तो हम कह रहे हैं सुनील स्ट्रेंज मतलब अजीब सा एक्ट कर रहा था जब मैंने उसे देखा। तो ये स्ट्रेंज मैंने किसके लिए लगाया है? एक्ट के लिए। एक्टिंग क्या है? वर्ब। तो ये क्या होना चाहिए? एडवर्ब। पर ये तो एडजेक्टिव है, तो क्या वर्ड होगा? स्ट्रेंजली। सुनील वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली व्हेन आई सॉ हिम, राइट? फोर्थ वन, there were so many children at the party that it was hardly impossible to keep a count. वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था गिन पाना, है ना, उन बच्चों के टोटल कितने बच्चे हैं। तो अब समझिए, हमने सीखा था कि दो नेगेटिव साथ में नहीं आते। एक तो मैंने हार्डली बोल दिया, फिर मैंने इम्पॉसिबल बोल दिया, तो ये चलेगा क्या? नहीं, मुझे यहाँ क्या बोलना है? पॉसिबल। इट वॉज हार्डली पॉसिबल टू कीप अ काउंट। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही, राइट? फिफ्थ देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री ऑलवेज शुड मेक पब्लिक सैनिटेशन एज पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। क्या मीनिंग हुआ? कि हर कंट्री की गवर्नमेंट को हमेशा उसका जो एजेंडा है उसमें क्या करना चाहिए? पब्लिक सैनिटेशन को भी हिस्सा बनाना चाहिए। अब इसमें मुझे कितनी एडवर्ब्स दिख रही हैं, पहले तो ये बात समझने की है, और वो एक ही है। वो क्या है? ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैंने आपको कहा कि हमेशा मैनर, प्लेस, टाइम ऑब्जेक्ट के बाद और फ्रीक्वेंसी वर्ब के पहले। इसका मतलब है ये ऑलवेज यहाँ आएगा। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री शुड ऑलवेज मेक पब्लिक सैनिटेशन एज पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। तो हमेशा ये जो एडवर्ब्स होती हैं इनकी पोजीशनिंग पे बहुत ध्यान देना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के जस्ट पहले लिखी जाएगी, ये लास्ट में
नहीं लिखी जाती या इधर उधर भी नहीं लिखी जाती, है ना। जैसे मैं बोलूँ शी कम्स रेयरली लेट, मतलब वो कभी कभार ही लेट आती है। तो अगेन ये थी मेरी वर्ब, ये रेयरली कहाँ लगना चाहिए, कम्स के पहले। शी रेयरली कम्स लेट, हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले लगानी है, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ, और 6th क्वेश्चन है शी हैज़ नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट, वो इन दिनों रेस्टोरेंट नहीं गई है। अभी मैंने सीखा था लेट और लेटली में फ़र्क, तो मुझे क्या कहना है, आजकल नहीं जा रही, इन दिनों नहीं जा रही, तो वहाँ पे वर्ड क्या होगा, लेटली। SSC CGL Tier 1 2017 का क्वेश्चन था ये, राइट। लेट्स कम ऑन टू दी 7th वन। सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। तो पहली बात, सूनर नहीं होता, क्या होता है, नो सूनर। ये तो देखते ही चमक जाना चाहिए, है ना। नो सूनर, और आगे मुझे क्या दिख रहा है, हैड, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है सब्जेक्ट के, मतलब शुरू किससे होना था, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से, कि उसे आए ज़रा भी देर नहीं हुई थी कि उसके कलीग्स ने क्या की, एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज की। देखिए कितनी छोटी सी बात थी है। कहाँ पे पूछा गया ये, CGL Tier 1 16 में, राइट। तो नो सूनर आएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू मी। अभी आपको याद होगा मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब जहाँ पे हम एक ही मीनिंग के लिए 2 अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पूछा गया ये, SSC CGL Tier 1 2017। तो एक बात बताइए, मैंने काइंड तो यूज़ किया, एक बढ़िया एडजेक्टिव है। इनफ मतलब पर्याप्त, वेरी मतलब बहुत। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू मी, या तो वेरी काइंड लगा देती तो भी चल जाता, काइंड इनफ लगा देती तो भी चल जाता, दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज काइंड इनफ टू मी भी करेक्ट है, ही वॉज वेरी काइंड टू मी भी करेक्ट है, सिंपल। अब हम बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कहता है, पहले कहाँ पूछा गया ये देख लेते हैं, SSC CHSL 2016 में। माई मदर डज नॉट हार्डली नो वॉट हैपन्ड इन द स्कूल यस्टरडे। मेरी मम्मी को तो शायद ही पता हो, कुछ नहीं पता उन्हें ना कि कल स्कूल में क्या हुआ। वही गलती है, अगेन सुपरफ्लुअस, नॉट और हार्डली 2 नेगेटिव चीज़ें साथ में यूज़ नहीं की जाती, है ना। तो डज नॉट पूरा ही हट जाएगा, और नो का क्या हो जाएगा, नोस, क्योंकि ये कौन से टेंस की बात है, प्रेजेंट सिंपल। ये और आप टेंस के सिंटेक्सिस को अगर ध्यान से समझ गए हैं तो ये आपके लिए करना और इजी हो जाएगा, राइट। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज़ फ्रॉम SSC CGL 2016। क्या कहता है, वॉट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि भाई आदमी और कैसे मर सकता है बेहतर तरीके से अपनी कंट्री को सर्व करने के अलावा। तो मुझे बताइए ये जो वॉट है ये सही है या हाउ सही है, कैसे मर सकता है, क्या तरीका है। एडवर्ब ऑफ मैनर की ज़रूरत थी, क्योंकि वर्ब क्या है, डाई, मरना। कैसे मरना सबसे अच्छा होगा, क्वेश्चन यही था। तो कैसे के लिए मैं क्या लगाऊंगी, हाउ, राइट। हमने तो उसकी डेफिनेशन में यही देखा था, है ना, कि जब मुझे पूछना होता है कैसे, तो वो क्या होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे वॉट नहीं आएगा, हाउ आएगा। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, आपको ये जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आए हों, और जितने रूल्स हैं उसमें कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डिफ़िकल्टी ना बचे।